Assalamualaikum everyone, how are you all doing? Welcome to Ease English। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे द लास्ट बट नॉट द लीस्ट काइंड ऑफ वर्ब, जो कि आखिरी एक बच गई है हमारी, डेट इज़ कंडीशन वर्ब। अब तक जो हमने काइंड्स ऑफ वर्ब स्टडी किए हैं उनमें से हैं एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, और आज हम स्टडी करेंगे कंडीशन वर्ब। यस, कंडीशन वर्ब क्या होता है, कंडीशन वर्ब का फॉर्मूला क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको देखकर हम कंडीशन वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं या यूज़ करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ कंडीशन वर्ब? ओह, ये तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया मेरा पेज। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ कंडीशन वर्ब? सो अ सेंटेंस that has any condition such as position, relation or any illness is called a condition verb sentence। ऐसा सेंटेंस जिस पे 3 कंडीशंस हों तो हम वो कंडीशन वर्ब का सेंटेंस उसे कहेंगे और उसको हम बनाएंगे। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? अगर बात आ जाए पोजीशन की, ठीक है, ओनरशिप, पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, मिल्कियत, ठीक है, और अगर बात आ जाए रिलेशन की, ठीक है, यानी ताल्लुकात, और अगर आ जाए इलनेस यानी कोई बीमारी, तो अगर ये 3 कंडीशंस आ जाएंगी, पोजीशन, रिलेशन या इलनेस, तो वो सेंटेंस हम बनाते हैं कंडीशन वर्ब की मदद से। अब उसका फॉर्मूला क्या है और उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, ये जानने से पहले ज़रा हम ये डिस्कस करते हैं कि पोजीशन और रिलेशन और इलनेस का क्या मतलब है। पोजीशन कहते हैं ओनरशिप यानी मिल्कियत। जो चीज़ मैंने अपने ख़ुद पैसों से ख़रीदी या अपने अब्बा के पैसों से ख़रीदी या जो चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली, वो मेरी ओनरशिप कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये मार्कर है तो ये मेरी ओनरशिप है। ठीक है, अगर मैं कहूँ सारा के पास गोल्ड इयररिंग्स हैं तो वो गोल्ड इयररिंग्स किसकी पोजीशन कहलाएंगे? सारा की पोजीशन कहलाएंगे। अगर मैं कहूँ कि अली के पास एक बाइक है तो वो ओनरशिप किसकी कहलाएगी? अली की ओनरशिप कहलाएगी। अगर किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास छोटी गाड़ी है, तो हमारे पास जो हमारी ओनरशिप क्या है? अ बिग कार, और उनकी ओनरशिप क्या है? अ स्मॉल कार। खैर, ये बिग स्मॉल का चक्कर नहीं है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी पोजीशन कोई ओनरशिप की बात आ जाए तो वो सेंटेंस बनता है कंडीशन वर्ब में। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन मतलब ताल्लुकात, तो ताल्लुकात में सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली मेम्बर्स की, यानी कि फ़ादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन। इसके अलावा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, नीस, नेफ्यू, और ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ये सब आ गए हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स जो इनके होते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर मैं बात करूँ मज़ीद फैमिली हमारे रिलेटिव्स में कौन कौन होते हैं, अगर मैं कहूँ कि मामू, चचा, ताया, खालू, फुप्पा, ठीक है, या वो अगर होते हैं ना दूर के रिश्तेदार होते हैं तो हम उनको कभी चचा और कभी मामू कह रहे होते हैं, तो वो भी इनफैक्ट वो रिलेशनशिप में ही आते हैं। तो इस तरह का कोई भी रिलेशन होता है, उनको हम, उर्दू में तो बहुत सारे नाम है, ठीक है, बहुत सारे नहीं, जो रिश्ता है उसी हिसाब से हम पुकारते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में उन सब को हम क्या कहते हैं? अंकल, UNCLE। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मेरी 6 फुप्पियाँ हैं, 2 खालाएँ हैं, और 5 मामियाँ हैं यानी मुमानियाँ हैं, और कौन बच गया भाई? फुप्पी, खाला, हाँ, एक चच्ची हैं, और वॉटेवर, ये सब जो कहलाते हैं ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। इंग्लिश में इन सबको के लिए एक ही लफ्ज़ है, वो है आंट, AUNT। ANT आंट जो होता है वो चूंटी को कहते हैं, और AUNT आंट क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड जो AU आंट होता है इसे हम कहते हैं आंट, यानी कि ये आंटी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने इंग्लिश में भी आंटी यूज़ करते हुए सुना होगा। आंटी बेसिकली उर्दू का लफ्ज़ है, बल्कि यूँ कहा जाए कि इस आंट की शक्ल को अब आंटी क्या बना दिया गया है उर्दू में, तो ये सही होगा। लेकिन इंग्लिश में कभी भी इसको आंटी नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हैं आंट,
AUNT, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिलेशन में आएंगी, और फ्रेंड्स भी रिलेशन में आएंगे, फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज़ें रिलेशन में आ जाएंगी। अगर हमारे पास हमें ये बताना है कि मेरी कितनी सहेलियां हैं, उसके कितने दोस्त हैं, मेरे कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, तो अच्छा ये दिस इज़ ऑल्सो अ रिलेशन, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। इसके अलावा बात आती है इलनेस की। जब भी हम कहते हैं ना ओहो मेरे तो सर में दर्द है, ओहो उसके तो 3 दिन से उसे बुखार है, ठीक है, उसके तो हर वक्त ही सर में दर्द रहता है, या वो हर वक्त सर दर्द महसूस करता है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस है जिसमें इलनेस का जिक्र किया जा रहा है, बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस बनता है कंडीशन वर्ब में। अब कंडीशन वर्ब के फॉर्मूला पर जाने से पहले अगर हम ये देखें कि कंडीशन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, तो वो हैं हैव एंड हैज़, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़, यानी कि ही, शी एंड इट, इन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके फॉर्मूला पर जाने से पहले एक बहुत ही मज़े की बात आपको बताती हूँ। वो मज़े की बात ये है कि मैंने जितने साल अंग्रेज़ी पढ़ाई है, तो मैंने प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ज़्यादातर, लेकिन मैंने सेकेंडरी को भी पढ़ाया है। तो अब जो सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ याद रखना कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हुए, कौन से सब्जेक्ट्स को देखते हुए वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मेरे पास एक ऐसा चोर तरीका है जिससे जानकर आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स को देखकर हम एम लगाते हैं या इज़ लगाते हैं या आर लगाते हैं। इसी तरह डू एंड डज, इसी तरह वॉज एंड वर, इसी तरह जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, जिसमें जो डबल हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक सेंटेंस के, मेरे पास एक चोर तरीका है। अब उस चोर तरीके को जानने के लिए यू विल हैव टू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी वो चोर तरीका क्या है, की पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कंडीशन वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है, वो इंसान जिसकी वो ओनरशिप है वो सब्जेक्ट कहलाएगा इस सेंटेंस में। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है हैव एंड हैज़, ठीक है, और इसके बाद क्या लगेगा, नाउन। कंडीशन वर्ब का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सिर्फ नाउन ही लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम उस नाउन की खासियत भी बता रहे हैं तो उससे पहले एडजेक्टिव और फिर नाउन लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमें किसी नाउन की खासियत भी बतानी होती है तो पहले एडजेक्टिव लगता है फिर नाउन लगता है। तो हो सकता है इस तरह इसमें चेंज आ सकता है, लेकिन चूँकि अभी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें मैंने कोई भी नाउन नहीं रखा है, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव नहीं रखा है, बस सिर्फ मैंने सिंपल नाउन से बनाया है। अब देखिए, जैसे है एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट हो गया, या अगर मैं कहूँ उसके पास बिल्ली है, ठीक है। अब ही और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव या हैज़। अब मैं कैसे इस बात को फाइनलाइज़ करूँ कि मुझे हैव लगाना है या हैज़ लगाना है, तो आपको ये जानना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव यूज़ करेंगे। अब चूँकि ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया वो है हैज़। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैज़ आ गया। अब आ भी लगाया क्योंकि कैट अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने आ लगा दिया। और आगे आ जाएगा नाउन कैट, उसके पास बिल्ली है, इसी तरह उसका एक घर है तो ही हैज़ अ हाउस, ठीक है। अगर वो, अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, उसका एक घर है, उसकी एक बिल्ली है, इसमें ये नहीं पता चल सकता हमें कि ये शी की बात हो रही, किसी लड़की की बात हो रही है या किसी लड़के की।
तो जब आपको ओवरऑल ये सेंटेंस बोलना हो किसी ट्रांसलेशन में तो आप इसको ही या शी दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टोरी है, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सारा के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे को सारा के पास बिल्ली है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सारा का नाम नहीं यूज़ करें, मैं कहूँ उसके पास एक बिल्ली है, तो ऑब्वियसली आप सारा या सारा की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे? शी। यहाँ पर आप ही नहीं यूज़ करेंगे। तो जिस बारे में हम बात करेंगे, अगर वो लड़का है तो हम ही कह देंगे, और अगर वो लड़की है तो शी कह देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव एन आंट, उनकी एक आंटी हैं, ठीक है। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने जो उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो है हैव, और इसके बाद हमने लिख दिया एन आंट, ठीक है। यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि आंट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन, आंट को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने एन लगाया। एन हमने वैसे आंट काउंटेबल देख के नहीं लगाया, हमने आंट का वॉवल देख के लगाया है, क्योंकि आंट का जो पहला लफ्ज़ है, वो पहला लेटर है, डेट इज़ अ वॉवल, और वॉवल से पहले अगर कोई आर्टिकल लगता है तो वो होता है एन। और यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट था, इसीलिए हमने आ लगाया था। अब आप पूछेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए क्या, आर्टिकल्स की डिटेल का। जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊँगी तब आप ये डिटेल इंशाल्लाह पूरी समझ जाएंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ फीवर, उसको बुखार है, ठीक है। अब जैसे मैंने जो काइट वाला जुमला बनाया है डेट इज़ ऑफ पोजीशन, और जो मैंने एन आंट वाला सेंटेंस बनाया है डेट इज़ शोइंग रिलेशन, और जो ये सेंटेंस है शी हैज़ फीवर, दिस सेंटेंस हैज़ एन इलनेस, ठीक है। तो मैंने तीनों जो कैटेगरीज आपको पढ़ाई हैं उन तीनों का एक एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। शी हैज़ फीवर, उसको बुखार है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खांसी है, आई हैव कफ, ठीक है। माई ब्रदर हैज़ नोजिया, शी हैज़ कैंसर, दे हैव स्किन एलर्जी, ठीक है, वी हैव डस्ट एलर्जी। कोई भी ऐसी बीमारी है जो हम इस तरह बता सकते हैं कि उसे क्या बीमारी है, तो हम उसको कंडीशन वर्ब के सेंटेंस में बनाएंगे। शायद आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो जाए कि इस सेंटेंस में तो हमने नाउन से पहले आर्टिकल लगाया और इसमें भी हमने नाउन से पहले आर्टिकल लगा दिया, तो इसका क्या कसूर था उस बुखार का जो हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो इस बात को भी मैं क्लियर करती चलूँ कि आपका जो फीवर है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। फीवर को हम काउंट नहीं कर सकते, बिल्ली को काउंट कर सकते हैं, आंट्स को काउंट कर सकते हैं, फीवर को मेजर नहीं, आई एम सॉरी, काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे काउंट नहीं करते, हम मेजर तो करते हैं, तो वो सेंटीग्रेड्स में मेजर होता है ना, सही है। तो हम वैसे तो काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि शी हैज़ अ फीवर, यानी उसको एक बुखार है, उसको दो बुखार है, उसे 4 खांसी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं कहूँ मुझे 6 नज़लें हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उससे पहले आ या एन का यूज़ नहीं होता, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो ये तो अकाउंटेबल था, और ये आंट भी काउंटेबल है, इसलिए हमने उससे पहले आर्टिकल लगा दिया। कोई भी इलनेस है वो काउंटेबल नहीं है, वो मेजरेबल है, तो मेजरेबल से पहले भी हम वो नहीं लगाते, क्या कहते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते। तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया शी हैज़ फीवर, उसको बुखार है। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, टेल मी एनी 5 पोजिशंस दैट यू हैव, ठीक है। आपकी जो 5 पोजिशंस है वो आप मुझे कमेंट से बताएंगे, ऐसे कोई 5 रिलेशंस जो आपके हैं वो आप कमेंट से बताएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलनेस भी आप बताएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना ही बताएं, आप कोई भी 5 सेंटेंस बना सकते हैं, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। द चॉइस इज़ योर्स ऑफ कोर्स, यस। सो दिस इज़ not the last but the second last video of the topic, the kinds of verbs। ये kinds of verb की last video नहीं बल्कि second last video है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेगेटिव और इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव ये भी सीखेंगे, नहीं तो हम इसका पास्ट और फ्यूचर बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ टॉपिक फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन or confusion, you can ask me directly in the comment section. So till next video, I would like to say tata, bye bye, and Allah Hafiz.